गुड इवनिंग। मैं कृष्णदेव राय, बीएड प्रथम वर्ष के सिलेबस में पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग के फोर्थ यूनिट में यूनिट प्लान पर चर्चा करूंगा। वैसे पिछले क्लास में मेरे द्वारा योजना की विशेषताओं पर चर्चा की गई थी। आज के क्लास में आज के प्रस्तुतिकरण में मेरे द्वारा यूनिट प्लान अर्थात इकाई योजना के संदर्भों पर चर्चा की जाएगी। मोटे तौर पर मैं यह बताना चाहूँगा कि इकाई योजना के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इकाई योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम इकाई के अर्थ, इसके विकास, इकाई की परिभाषा, इकाई योजना के प्रारूप, इकाई योजना की विशेषताएं, इकाइयों के प्रकार एवं सोपान पर चर्चा की जाएगी। अपने विचार को दिया जाए। सबसे पहले यह कहा जाए कि यूनिट जो शब्द है, वैसे इसे इकाई के रूप में देखा जाता है, परंतु इस शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले नहीं हुआ, बल्कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अमेरिका में किया गया। यह प्रयोग 1920 ईस्वी में किया गया था शिक्षा के संदर्भ में। जहाँ तक चर्चा करी जाए, इकाई का अर्थ है क्या, तो कहा जा सकता है पाठ्य विषय को ऐसे खंडों में विभाजित वर्गीकृत किया जाना जिनका संबंध बालक की क्रियाओं एवं अनुभवों से होता है। इन्हीं खंडों को इकाई के रूप में कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है छात्रों की रुचियों एवं अनुभवों पर आधारित पाठ्य विषय का क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध खंडों में विभाजन इकाई के रूप में माना जाता है। वैसे तो इकाई शब्द की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने मंतव्यों, विचारों के अनुसार दी गई है, रखी गई है। इन विचारकों या फिर मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत जिनकी परिभाषा देखी जानी है, उनमें मुख्य तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे प्रेस्टन, एच.सी. मॉरिसन, सनफोर्ड, वाल्टर पियर्स तथा माइकल लोबर मनोवैज्ञानिक की परिभाषाओं जिसका संबंध इकाई एवं इकाई योजना से होगा पर विचार किया जाएगा। प्रेस्टन महोदय के मुताबिक इकाई संबंधित विषय वस्तु का ऐसा क्षेत्र है जिसका छात्र अध्ययन कर सकता है। एच.सी. मॉरिसन के मुताबिक इकाई वातावरण, विज्ञान, कला या व्यवहार का कोई व्यापक महत्वपूर्ण अंग होती है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य को स्थापित करने की कवायद करी जा सकती हो या सामंजस्य को स्थापित किया जा सकता हो के रूप में देखा गया। सनफोर्ड महोदय के मुताबिक इकाई ऐसी विषय वस्तु की रूपरेखा है जो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों से संबंधित होने से अपने आप में अलग सी दिखलाई, इंगित या प्रदर्शित मानी जाती है। वाल्टर पियर्स तथा माइकल हॉर्बर महोदय के मुताबिक इकाई योजना अध्यापक द्वारा पूर्व चिंतन, शिक्षार्थी शिक्षण के एक अंतराल में क्या प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे पर चर्चा, परिचर्चा या के संदर्भ को संदर्भित या प्रदर्शित करती है। परिभाषाओं के पश्चात इस तथ्य पर चर्चा करी जा सकती है, विचार किया जा सकता है कि वास्तव में इकाई योजना का फॉर्मेशन की संरचना कैसे की जाती है। इकाई योजना की संरचना निम्न संदर्भों में देखी जा सकती है। पहला जो संदर्भ है
उसे परिचयात्मक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत निम्न उप शीर्षक या उप इकाइयां होंगी, जिसमें कक्षा, विषय, इकाई, इकाई संख्या, इकाई शिक्षण हेतु कालांश, आवृत्ति हेतु आवश्यक कालांश, मूल्यांकन हेतु आवश्यक कालांश का विवरण होगा। सेकंड तौर पर उप इकाई अर्थात इकाई को छोटे खंडों में, उपभागों में, उपखंडों में विभाजित किया जाएगा, जैसे उप इकाई के रूप में निहित किया जाएगा। तीसरे तौर पर शिक्षण बिंदु अर्थात पढ़ाए जाने के दौरान किन किन बिंदुओं पर फोकस, महत्व दिया गया पर चर्चा करी जाएगी। वैसे शिक्षण बिंदु के लिए दो आवश्यक बातें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: विषय वस्तु पर अधिकार एवं विषय वस्तु का विश्लेषण। विषय वस्तु पर अधिकार संदर्भ यह प्रदर्शित करता है कि एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक जिस विषय पाठ्यक्रम को पढ़ाने का प्रारंभन करे, उस विषय पर अध्यापक का संपूर्ण नियंत्रण, ज्ञान होना चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति में शिक्षक के द्वारा सुचारू ढंग से, सरलतापूर्वक, नियमित रूप से पढ़ाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो पाए। विषय वस्तु का विश्लेषण का अर्थ ही है पढ़ाए जाने के दौरान अध्यापक होने के नाते संबंधित विषय या इकाई का विभाजन विभिन्न छोटे छोटे संदर्भों में किया जाना चाहिए, छोटे छोटे रूपों में विभाजित करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आसानी से, सरलतम रूप से छात्रों को समझने में सहायता प्राप्त हो सके। इसी क्रम में यह कहा जाता है कि विषय वस्तु के विश्लेषण के दौरान तीन तथ्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तीन तथ्यों के रूप में विभाजन किया जा सकता है, जिसमें पद, तत्व एवं प्रत्यय की कल्पना करी जा सकती है। चौथे संदर्भ में उद्देश्य परक, व्यवहारगत संपरिवर्तन, अर्थात एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, जो लक्षित होता है, फिक्स होता है, निश्चित किया जाता है कि मेरे द्वारा किन कारणों से पढ़ाया जाएगा, किन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु पढ़ाया जाएगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक शिक्षक के द्वारा या शिक्षक होने के नाते यह आशा व्यक्त करी जाती है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों को ज्ञान अधिक से अधिक संपुष्ट करने की कोशिश करी जाए, ताकि इसके फलस्वरूप शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन सुनिश्चित हो पाएगा। अगले तौर पर कहा जा सकता है अध्यापन के लिए उचित या समुचित परिस्थितियां दर्शाएं। मोटे तौर पर इसे वातावरण के तौर पर देखा जा सकता है, या यह कहा जा सकता है कि शिक्षक एवं छात्र जिस स्थल पर पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उन स्थलों की दशाएं, परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि एक उत्तम शिक्षक अल्प संसाधनों के माध्यम से भी शिक्षण की प्रक्रिया को सर्वोत्तम तरीके से संचालित, सामंजस्यपूर्वक संचालित करता है। अगले तौर पर सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण में वैसे तो दो महत्वपूर्ण बिंदु, दो अभिकरण माने जाते रहे हैं, एक शिक्षक एवं दूसरा शिक्षार्थी, परंतु तीसरा जो अभिकरण
महत्वपूर्ण माना जाता है वह है सहायक शिक्षण सामग्री। अर्थात शिक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अपने विचारों को, अपने वक्तव्यों को, अपने मंतव्यों को प्रस्तुत करने के लिए जिन साधनों, जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में जानी जाती है। उदाहरण के तौर पर शिक्षण सामग्री के रूप में चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि को देखा जा सकता है। हालांकि शिक्षक के द्वारा अपने हाव भाव, एक्टिविटी, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल माना जाता है। अगले तौर पर कहा जा सकता है नियत कार्य अर्थात होमवर्क। एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने के पश्चात पुनर्बलन को प्रदान करने हेतु शिक्षक के द्वारा छात्र को गृह कार्य दिया जाता है। अगले तौर पर मूल्यांकन शिक्षण की जो गतिविधि है, शिक्षण की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसका अंतिम चरण बिंदु, अंतिम स्तर मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। वैसे एक अधिगम तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक शिक्षार्थी संपूर्ण रूप से पूरी तरह से सीख न ले। अगले तौर पर पुनरअध्यापन का जो तात्पर्य है रीटीचिंग अर्थात अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने के पश्चात छात्रों को समझने में समस्या आने के कारण पुनः शिक्षक के द्वारा संबंधित विषय, संबंधित पाठ पर परिचर्चा पुनः की जानी पुनरअध्यापन के रूप में जाना जाएगा। हालांकि जहाँ तक पुनरअध्यापन को तोड़कर देखा जाए, यह दो शब्दों से मिलकर बना माना जाता है, पुनः एवं अध्यापन। पुनः का तात्पर्य ही है फिर से, अध्यापन का तात्पर्य है पढ़ाया जाना, अर्थात शिक्षक के द्वारा फिर से संबंधित विषय को पढ़ाया जाना ही पुनरअध्यापन है। अंतिम तौर पर उपसंहार, जिसे निष्कर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है, अर्थात संबंधित जो पाठ या योजना या फिर विषय जो पढ़ाए गए उसका अंतिम निष्कर्ष क्या आया या क्या रहा को निहित माना जाएगा। अगले तौर पर अगले बिंदु की चर्चा करी जाए, जिसमें यह चर्चा करी जा सकती है कि एक इकाई योजना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वैसे देखा जा सकता है कि एक इकाई योजना में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए या निम्न विशेषताएं होती हैं। इकाई योजना का संबंध आगमन विधि से माना जाता है, अर्थात यह कहा जाता है इकाई योजना अनुगमन करती है, अनुसरण करती है आगमन विधि का। चूँकि जैसा कि हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, अर्थात एक उदाहरण के माध्यम से अंतिम तौर पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया की ओर यह प्रस्तुतिकरण करती है। दूसरी विशेषता के तौर पर यह कहा गया इकाई योजना लचीलेपन के सिद्धांत को स्वीकार करती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता, लचीलेपन का तात्पर्य ही है कि इसे आसानी से, सरलतापूर्वक दशाओं, परिस्थितियों के मुताबिक परिवर्तन की जाएगी। तीसरी विशेषता यह कही जाती है कि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं दैनिक पाठ को जोड़ने का कार्य करती है।
या उसी तरह जैसे यह कहा जाता है सिविक्स के संदर्भ में, नागरिक शास्त्र के संदर्भ में, कि एक राज्यपाल जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य एक पुल का, एक मीडिएटर का कार्य करती है, उसी तरह यहाँ इकाई योजना को संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं दैनिक पाठ को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। चौथी विशेषता यह कही जाती है कि इकाई दैनिक शिक्षण के लिए एक आधार स्तंभ है, आधार बिंदु है, जिस पर शिक्षा अवलंबित मानी जाती। छठी विशेषता के तौर पर यह कही जा सकती है, शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव माना जाता है इकाई योजना के माध्यम से। एवं अंतिम विशेषता के तौर पर यह कहा जा सकता है, इकाई शिक्षण में विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, संभव है, परंतु साथ ही साथ यह कहा जा सकता है कि यह निर्भर करेगा कि किस विषय को पढ़ाया जा रहा है, अर्थात विभिन्न विधियों का प्रयोग विषय के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि इतिहास की चर्चा करी जाए, इतिहास को पढ़ाए जाने के दौरान ऐतिहासिक विधि, भ्रमण विधि एक महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाएगी। यदि भूगोल के विषय को पढ़ाया जाए तो वैसी स्थिति में भूगोल को आसानी से समझाने के लिए ग्लोब मानचित्र की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ हालांकि ये सहायक शिक्षण सामग्री है, परंतु विधियों के तौर पर अगर देखा जाए तो विधियों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि भूगोल के विषय को आसानी से समझने के लिए भ्रमण विधि एक आवश्यक विधि मानी जा सकती। इसी तरह विज्ञान के विषयों के लिए प्रदर्शन प्रयोगात्मक विधि एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में निहित मानी जाती है या कही जाती है।